क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको जीके, जीएस या करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम होती है? तो जुड़िए इंडिया के बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म एमजेटी एजुकेशन से। डाउनलोड कीजिए एमजेटी ऐप, जहां आपको मिलेगा स्टैटिक जीके, स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस, ऑडियो रिवीजन बिल्कुल फ्री में, और साथ ही अपकमिंग एग्जाम के मॉक टेस्ट, ई बुक्स और स्टडी मटेरियल्स। तो देर किस बात की, डाउनलोड द एमजेटी ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली जीके टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट 16 की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं। पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी जाती है प्रत्येक क्वेश्चन से। तो आप लोग अगर इस सीरीज की सभी वीडियोस को देखते हैं तो निश्चित ही आपका स्टैटिक जीके जीएस भी करंट अफेयर की तरह ही मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू किया कीजिए। इसकी वीडियो के साथ साथ इसकी क्विज भी प्रोवाइड की जाती है। क्विज प्रोवाइड की जाती है दोस्तों एमजेटी ऐप पर, तो एमजेटी ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोग सभी वीडियोज़ की क्विजेज और सभी वीडियोज़ एक साथ पा जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध दोस्तों ये महानदी पर है। महानदी उड़ीसा में ये है हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम। ये दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी घाटी प्रोजेक्ट है, परियोजना है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड बांध। ओके, अच्छा, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की दोस्तों सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना, वो 1948 में बनाई गई थी। 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भारत की सबसे पुरानी है। अच्छा, अगर विश्व की सबसे पुरानी पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? विश्व की दोस्तों पहली या कहें विश्व की सबसे पुरानी नदी घाटी प्रोजेक्ट या रिवर वैली प्रोजेक्ट है दोस्तों टेनेसी नदी घाटी परियोजना। कौन सी? टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये सबसे पुरानी विश्व की रिवर वैली प्रोजेक्ट है। 1933 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, अमेरिका में स्थापित की गई थी। क्लियर? बिल्कुल। नदी घाटी परियोजनाओं पर दोस्तों आपको 5 मिनट जीके में एक वीडियो दी गई है 5 मिनट की, आप लोग उसको देख सकते हैं। भारत के जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस रूप में संग्रहित की जाती है? अब देखिए दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडर जो होता है उसमें एलपीजी गैस जो भरी जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका नाम से ही तो आपको लग रहा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ये। ठीक है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये लिक्विड फॉर्म में होगी। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है ये कि सभी फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में रखा जा सकता है। एक्चुअली में बात ये है दोस्तों कि एलपीजी गैस जो होता है ये बहुत ही हाईली प्रेशर पर सिलेंडर में रखा जाता है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता ही है, इसको बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके रखा जाता है। तो ये जनरली लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, गैस फॉर्म में डाला जाता है, फिर लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है। कभी कभी ये जम जाता है। ठीक है, तो वो ठोस का भी रूप ले सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन दिखाई देता है, एक ऑप्शन अगर आपको ऐसा भी मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी अवस्था में रखा जा सकता है, तो आप लोग उसी को टिक करके आएंगे। ठीक है, और वैसे जनरली अगर आपको कोई ऑप्शन ना मिल रहा हो इसमें से तो आप लोग तरल अवस्था लगा देंगे। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। एलपीजी गैस के बारे में बात करें तो इसमें दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है एलपीजी गैस में। और क्योंकि ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, तो जब गंधहीन होती है तो लीकेज का पता कैसे लगाया जाए? तो लीकेज का पता लगाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का एक यौगिक होता है मिथाइल मार्केप्टन, उसको मिला दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो आप सल्फर डाइऑक्साइड बता देंगे। ठीक है, गंध लगाने के लिए। और अगर आपको कहीं कहीं मिथाइल मार्केप्टन दिख गया तो आप लोग मिथाइल मार्केप्टन लगा देंगे, वो सल्फर का ही यौगिक है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों 93वां संविधान संशोधन, 93rd अमेंडमेंट जो हुआ था दोस्तों, उसके तहत 27% का आरक्षण दिया जाना शुरू हुआ। किसको? ओबीसी को। ठीक है, अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लोगों को। तो इसके तहत 27% तक का आरक्षण दिया जाता है। अच्छा, संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत
भारतीय संविधान में कभी भी संशोधन किया जा सकता है। संशोधन की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। संसद में होता है, बिल लाया जाता है, बिल पर चर्चा होती है, फिर वो जो बिल होता है वो अगर पास हो जाता है दोनों सदनों में, राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही नया कानून बना, अगर किसी में संशोधन करना होता है तो उस पर भी कोई संशोधन अधिनियम लाया जाता है, फिर संशोधन अधिनियम के तहत की जाती है व्यवस्था। ठीक है, तो ये सब होता है अनुच्छेद 368 के तहत। इतना क्लियर है। अच्छा, अनुच्छेद 368 किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान जब बनाए जा रहे थे तो उसमें विदेशी स्रोत भी लिए गए थे। तो अनुच्छेद 368 के तहत, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया उसी के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से दलों में से किसकी स्थापना की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए किसकी स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने नहीं किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसकी स्थापना दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 को की थी। ठीक है, 1939 को, 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। दिन था 9 मई। ओके, अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। कौन कौन सा? एक तो नेताजी की उपाधि इनको किसने दी? नेताजी की उपाधि, तो दोस्तों नेताजी की उपाधि दिया था हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। जर्मनी का जो तानाशाह था उसने फ्यूहरर कहा था। क्या कहा था? फ्यूहरर कहा था। फ्यूहरर का मतलब होता है नेताजी। क्लियर होना चाहिए, तो फ्यूहरर भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, नेताजी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी जी को। ठीक है, राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। रेडियो के माध्यम से एक संदेश अपना भेजा था महात्मा गांधी जी के नाम। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ओके, इन्होंने दोस्तों 1920 में ICS में टॉप किया था। ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसमें इनका चौथा स्थान था। ठीक है, 1938-39 में ये दोस्तों हरिपुर और त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाए गए थे। कांग्रेस अधिवेशन के, हालांकि बाद में इनकी कोई चलती नहीं थी उस कांग्रेस अधिवेशन में, तो फिर इनको छोड़ना भी पड़ा था। ठीक है, ये अध्यक्ष पद छोड़े भी थे। नेताजी दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के भी सुप्रीम कमांडर बने थे। ठीक है, अच्छा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। लोग कन्फ्यूज होकर के लगाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने, उसके सुप्रीम कमांडर थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेताजी को दोस्तों लास्ट बार ताइवान के ताइपे एयरपोर्ट पर देखा गया था। उसके बाद ऐसा माना जाने लगा, ऐसा कहा गया कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई भी प्रमाणिक सबूत अभी तक नहीं है। ठीक है, बाद में गुमनामी बाबा के नाम से भी कुछ उठी थी चर्चाएं कि ये गुमनामी बाबा के रूप में आकर के फैज़ाबाद में रहते थे, जो अब अयोध्या हो चुका है, लेकिन अभी उसकी भी कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? किलिमंजारो, ये है दोस्तों तंजानिया में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, और ये है तंजानिया में। तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीका की। अच्छा, ये तो हो गई अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछें कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट एकांकागुआ। क्या? माउंट एकांकागुआ। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है आल्पस। क्या? माउंट आल्पस है। ठीक है, और एशिया की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है K2। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। K2 ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और एक है कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है भारत की? भारत में देखिए POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको तो आप जानते ही हैं। ये दोस्तों भारत का हिस्सा है, लेकिन भारत में नहीं है। तो K2 भी यहीं पर है, और इस वजह से भारत अपना मानता तो है, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो भारत अभी उस पर कब्जा नहीं किया है। तो ऐसे में भारत की सबसे ऊंची चोटी हुई K2, और भारत में सबसे ऊंची चोटी हुई कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED, लाइट एमिटिंग डायोड। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है।
तो फिर ये लाइट एमिट करता है। ऐसे ही टेलीविज़न जो होता है ये क्या एमिट करता है, तो टेलीविज़न जो होता है दोस्तों वो रेडियो वेव्स एमिट करता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज तो ये एमिट करेगा नहीं, ये तो सूर्य एमिट करता है, ठीक है। एक्सरे किरणें ये भी एमिट नहीं करता है, और विजुअल लाइट्स भी नहीं एमिट करता है। रेडियो वेव्स जो है ये टेलीविज़न के द्वारा एमिट की जाती है। कैसे, अब देखिए दोस्तों, जो हमारा टेलीविज़न होता है उससे ब्रॉडकास्टिंग कैसे की जाती है। आप कोई सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हो, वो जिस एंटीना से जुड़ा होता है, एंटीना पर आती हैं रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वो चेंज करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आप टीवी देख पाते हैं, टेलीविज़न देख पाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रसारण होता है रेडियो वेव्स का, ये टेलीविज़न के द्वारा रिसीव होता है और टेलीविज़न के द्वारा भी एमिट किया जाता है। आप रिमोट से कंट्रोल करते हो, जब चेंज करते हो, चैनल चेंज करते हो, तो वो चैनल जो सेट होता है सेट टॉप बॉक्स के थ्रू, तो यानी कि उस पर भी कोई सिग्नल दिया जाएगा। वो सिग्नल जाता है सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट से भी वहाँ से चेंजेस होती हैं, उसके बाद से आपका चैनल चेंज होता है। तो यह प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स एमिट होते हैं इसमें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं, ये आती हैं दोस्तों आयनोस्फेरिक लेयर से। कई बार आपको बताया गया है वायुमंडल की जो आयनोस्फेरिक लेयर होती है वहाँ से टकरा करके लौटती हैं। कम्युनिकेशंस में इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए या स्थानापन्न के लिए रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा टफ है हिंदी इसकी, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो हिंदी पूछी जाती है वही है, इस वजह से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ आपको दिख रहे हैं, बहुत शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, क्वेश्चंस को, कि दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट जो होते हैं वो एनेस्थेटिक के लिए, यानी कि जो मरीजों को जब बेहोश किया जाता है, ठीक है, उनको जब अचेत किया जाता है कह लें, तो उसके रूप में क्या यूज़ कर सकता है, तो इसके लिए ये नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया करता है, ठीक है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ और कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ये दोस्तों हंसाने वाली गैस है, ठीक है। ऐसी गैस है जिसको सूंघने से हंसी आती है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड का। और उसका यूज़ यहाँ पर भी होता है, किसी को अगर बेहोश करना हो तो जनरली इसमें कुछ मिलावट वगैरह की जाती है, तो दंत चिकित्सकों के द्वारा इसे बेहोशी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। NO2 का यूज़ दोस्तों शल्य चिकित्सा में भी होता है, जब सर्जरी वगैरह करनी होती है तब वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया था। तो दोस्तों आपको पता है पुर्तगाली ही सबसे पहले आए थे भारत, और पुर्तगाली ही सबसे लास्ट में गए भारत से, इसे आपको ध्यान रखना है। तो पुर्तगाली जब सबसे पहले भारत में आए थे, कब आए थे, तो दोस्तों सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 17 मई को 1498 में। तो 1498 में आया ये भारत, वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था, तो ये कालीकट केरल पर उतरा था, ठीक है। तो इसके द्वारा या निर्माण कहें या फिर कहें पुर्तगालियों के द्वारा निर्माण कराया गया पहली बार किला 1502 में। कब, 1502 में। कहाँ पर निर्माण कराया गया, ये निर्माण कराया गया दोस्तों कोचीन में ही, कोचीन में। कहाँ पर, ए ऑप्शन है आपका करेक्ट, कोचीन में। तो वहीं कोचीन में इसका निर्माण कराया गया। पहला कारखाना भी वहीं पर खोला गया, पुर्तगालियों ने खोला, और पहला किला का भी निर्माण इन्होंने ही कराया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ही छा गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले आने वाले ही पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे भारत से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो कमला नाम का महाकाव्य दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर लिख डाला था, तो लिखा था VD सावरकर ने। किसने, VD सावरकर ने दोस्तों जेल की दीवारों पर, यानी जब ये कैद में थे तभी इन्होंने एक महाकाव्य लिख दिया था जेल की दीवारों पर ही, कमला नाम का। VD सावरकर से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, और इस पर एक बुक भी लिखी इन्होंने। बुक कब लिखी, 1909 में लिखी बुक का नाम था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्लियर है। VD सावरकर दोस्तों ये हिंदू महासभा से भी जुड़े रहे और RSS के भी सदस्य रह चुके थे। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगता है। इनमें से किन शहर में, कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का जिसमें कुंभ का मेला लगता है। तो दोस्तों C ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है।
देखिए दोस्तों, कुंभ मेला जो होता है ये 12 वर्षों पर लगता है, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है महाकुंभ, और एक होता है अर्धकुंभ जो कि 6 वर्षों के अंतराल पर लगता है। ये दोस्तों भारत के 4 जगहों पर लगते हैं। कुंभ मेला जो होते हैं भारत के 4 जगहों पर लगते हैं। कौन कौन? हरिद्वार में लगते हैं, ठीक है, गंगा नदी के पास, इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम है, त्रिवेणी संगम, वहाँ पर लगता है, ठीक है, सबसे बड़ा यही इलाहाबाद वाला या प्रयागराज वाला ही माना जाता है। नासिक में भी लगता है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी पर बनता है, ठीक है, लगता है वहाँ पर। उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ये 4 महाकुंभ हुए जो कि भारत में लगते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रयागराज वाला है सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे बड़ा ये मेला माना जाता है। अगला है ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन दोस्तों अल्बर्ट साबिन ने विकसित की थी। कब? 1960 में इन्होंने डेवलप की थी इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जोनास साल्क आप सबसे ज़्यादा बार नाम सुने होंगे। इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी की खोज 1960 में हुई, अल्बर्ट साबिन ने की, और इसके लिए अमेरिका में इनको लाइसेंस भी मिला। क्या है पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में दोस्तों एक और नाम आपको मिल सकता है, वो नाम था किसका? हिलेरी क्रोपोस्की का। किसका? हिलेरी क्रोपोस्की का। उन्होंने 1950 में ही विकसित की थी पोलियो की वैक्सीन, लेकिन उनकी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जोनास साल्क ने 1952 में जब डेवलप किया पोलियो की वैक्सीन, तो वो पोलियो की वैक्सीन इंजेक्शन के फॉर्म में थी, तो उसे ज़्यादा मान्यता मिली। फिर ओपीवी की, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की 1960 में अल्बर्ट साबिन ने। ओपीवी क्या होता है? ओपीवी दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन वो होता है कि जब किसी इसमें ह्यूमन के सेल्स को पर ना ट्राई करके किसी अदर पर, गैर ह्यूमन जो मनुष्य ना हो, उस पर, उसकी कोशिकाओं पर ट्रायल किया जाता है और वहाँ पर उसको कुछ लक्षण चेंज होते हुए दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार की वैक्सीन को ओरल पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। यानी कि सीधे तौर पर इसका जो वायरस है वो मनुष्य पर परीक्षण ना करके, मनुष्य की कोशिकाओं से, मनुष्य की सेल्स से ना टकरा करके किसी अदर जंतुओं के सेल से टकरा करके बनाए जाते हैं। तो अल्बर्ट साबिन ने ऐसा किया था, फिर इनको अमेरिका में लाइसेंस भी मिला। तो कुल मिला जुला कर आपसे कहें तो आपसे अगर पूछा जाए ओरल पोलियो वैक्सीन किसने विकसित की, तब आप बता देंगे अल्बर्ट साबिन, और अगर आपसे पोलियो वैक्सीन पूछा गया तब आप जोनास साल्क का नाम ले लेंगे। अच्छा, पोलियो आया है, पोलियो से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं हाल फिलहाल में चर्चे में। क्यों? क्योंकि अभी 24 अक्टूबर बीता हुआ है और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। क्या? वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो इसी वजह से ये मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जोनास साल्क की जयंती होती है, उनके जन्मदिवस पर ही मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम भी रखी गई थी। क्या थी थीम? ए विन अगेंस्ट पोलियो इज़ ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी कि पोलियो के खिलाफ जीतना ग्लोबल हेल्थ यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य के खिलाफ जीतने के बराबर है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई इसकी थीम। अब पोलियो से रिलेटेड मैंने उसी दिन आपको बताया था कि WHO ने इंडिया को भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है 2014 में ही 27 मार्च को। और अभी हाल फिलहाल में नाइजीरिया नाम की एक कंट्री है, नाइजीरिया एक कंट्री है, उसको भी पोलियो मुक्त कर दिया। और वो कंट्री जो है नाइजीरिया, वो अफ्रीका की कंट्री है और अफ्रीका की आखिरी कंट्री थी जहाँ पर पोलियो के मामले देखने को मिले थे। और पोलियो मुक्त कब घोषित किया जाता है? जब पिछले 4 साल में कोई भी पोलियो के केस ना आए रहे हों। तो पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी पोलियो मुक्त घोषित हुआ है अभी हाल ही में WHO के द्वारा। नेक्स्ट, अगला है, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसमें विटामिन डी की कमी होगी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। क्लियर है, ये बच्चों में पाया जाता है। तो ऑस्टियोमलेशिया नाम का एक रोग हो जाता है। ठीक है, बच्चों में अगर कमी हो तो रिकेट्स होगा, अगर वयस्कों में कमी हो तो ऑस्टियोमलेशिया होगा। स्रोत क्या होता है? तो सुबह सुबह दोस्तों सूर्य की रोशनी लो, विटामिन डी मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने? फंक ने की थी। विटामिन पर दोस्तों मैंने आपको वीडियो दी हुई हैं, 2 वीडियो, विटामिन की कमी से होने वाले रोग पर भी ट्रिक वाली वीडियो है, और विटामिन में कौन से रासायनिक नाम है विटामिन का उसको भी दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा, ट्रिक वाली है। अच्छा, एक वीडियो और ट्रिक वाली मैंने आपको दी है, कौन सी? कि कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कौन कौन से जल में घुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा,
इसको मैं बता ही दे रहा हूँ, छोटा सा है ट्रिक इसका। कीड़ा जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलेगा। ये कहाँ घुलेगा? वसा में घुलेगा। अब देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये कीड़ा हो गया। कीड़ा जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, वो वसा में घुलता है। तो ये सभी विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील हैं। बचा कौन? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी ही जो है वो जल में घुलता है और वसा में नहीं घुलता है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, यानी मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ियों के अध्ययन को दोस्तों अर्कनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्कनोलॉजी कहा जाता है मकड़ियों के अध्ययन को। मकड़ियाँ जो होती हैं दोस्तों वो आर्थ्रोपोडा संघ की होती हैं, इसको याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा संघ की होती हैं, संघ की प्राणी होती हैं मकड़ियाँ, ठीक है। और ये ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो दोस्तों मानव के जो विभिन्न पक्षी होते हैं उसका अध्ययन अगर करना है तो फिर एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे। एपोलॉजी क्या कहते हैं? एपोलॉजी, अब देखिए एपोलॉजी आप लोग सुनते भी होंगे, वी एपोलाइज या आई एपोलाइज, ठीक है। तो एपोलॉजी क्या कहते हैं? जब कोई माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगने से संबंधित जो अध्ययन कराया जाता है उसे एपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज़ कौन सा है? गीगाबाइट नहीं, टेराबाइट इससे भी बड़ा है, पेटाबाइट उससे बड़ा है, फिर है योटाबाइट। योटाबाइट दोस्तों सबसे बड़ा है। चलिए इसमें बी ऑप्शन लगा दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले सबसे छोटा होता है 1 बिट। क्या होता है? 1 बिट। अब देखिए दोस्तों, बिट के बाद आता है, बिट से थोड़ा सा बड़ा होता है निबल। एक निबल में 4 बिट होते हैं। क्या? एक निबल में होते हैं 4 बिट। निबल से भी बड़ा होता है बाइट। अब एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 8 बिट यानी कि 2 निबल हुए, ठीक है। तो 8 बिट 2 निबल बराबर 1 बाइट। अब हम लोग बाइट में चलेंगे, ठीक है। बाइट हो गया। बाइट को अगर दोस्तों 1024 बाइट करें तो हो जाएगा 1 किलोबाइट, 1 KB, ठीक है। 1 KB बराबर 1024 बाइट, ओके। इसे हम लोग 2 की पावर 10 कह सकते हैं, ठीक है। अब 1 KB हो गया। अगर हम लोग इसके KB से ऊपर होता है MB, मेगाबाइट, ठीक है। मेगाबाइट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मेगाबाइट करना है तो 1024 किलोबाइट कर देंगे, ठीक है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB हो जाता है। उसके बाद MB से भी ऊपर क्या होता है? MB से ऊपर होता है GB। 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB हो जाएगा। जब 1024 MB कर दिए तो फिर हो जाएगा 1 GB। अब 1024 GB कर दिए तब हो जाएगा, GB के बाद क्या होता है? टेराबाइट होता है, TB, ठीक है। टेराबाइट हो गया। फिर 1024 टेराबाइट कर दिए तो उसके बाद होता है पेटाबाइट, ठीक है। पेटाबाइट के बाद क्या होता है? योटाबाइट। योटाबाइट 1024 पेटाबाइट बराबर योटाबाइट होता है। ये सबसे बड़ी यूनिट है, इससे ज़्यादा अभी तक हुआ नहीं है, ओके। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिलहाल तो यही है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी दोस्तों ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से ही अमरकंटक पहाड़ियों से ही निकलती है नर्मदा नदी। और कहाँ जाकर के गिरती है? ये कच्छ के रण में जाकर के गुजरात के पास से अरब सागर में मिलती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाती है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग एक देखेंगे, अगर भारत का मैप देखेंगे तो बाकी नदियाँ जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये नर्मदा और इसकी एक सहायक नदी है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियाँ हैं जो किस तरफ जा रही हैं? जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही हैं, उल्टी दिशा में बहती हैं। 2 बड़ी ऐसी नदियाँ हैं। इसके साथ ही ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2 नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नदियों पर। दोस्तों आपको वीडियो दिया गया है, पूरा डिटेल वीडियो है, 4 वीडियो दे करके मैंने बहुत ही अच्छे से मैप के थ्रू समझाया हुआ है। आप लोग वीडियो सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन में जाइएगा, एक एक नदी का नाम लेकर के सर्च करेंगे, बहुत ही आसानी सबको मिल जाएगा। सिंधु नदी जल तंत्र बोलेंगे तो सिंधु नदी के सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र बोलिएगा, गंगा नदी तंत्र बोलिएगा और दक्षिण भारत की नदियाँ बोलिएगा, ठीक है। वॉइस सर्च लगा हुआ है एप्लीकेशन में, आप लोग को बोलकर ही सर्च कर लेना है। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, गंडमाला, ग्वाइटर रोग जो है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। अब देखिए, ये क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने वाली बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं दे रहा हूँ आपके सामने। इसके साथ ही मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन लिंक करके उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपने आप ही वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। अगर एक क्वेश्चन से आपको 5 से 6 पॉइंट बता दिए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 से 6
6 पॉइंट आपका तैयार हो गया। तो अब उसी 5 से 6 पॉइंट्स में से किसी भी प्रकार से अगर घुमा करके पूछता है एग्जामिनर तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना, उसी प्रकार से आप लोग लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो रिटन फॉर्म में है इसको आप लोग ना समझिए, इसको आप लोग ऐसे समझिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वही एज इट इज़ आपके सामने पेश किया जा रहा है। बस इसी को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ, ठीक है, जिससे इससे संबंधित बाकी के क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएं। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे आयोडीन की कमी से गंडमाला या ग्वाइटर रोग होता है। ग्वाइटर रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर रोग में होता क्या है कि थायराइड ग्रंथि जो पाई जाती है गले में वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है, उसकी आकार बढ़ जाती है, तो फिर ये हो जाता है। आयोडीन की कमी नमक से होता है, ठीक है, समुद्री नमक जो होते हैं उसमें आयोडीन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। यही कारण है कि समुद्री क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनमें आयोडीन की कमी कम पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो आयोडीन के कमी से जो होने वाला रोग है ये ग्वाइटर रोग हुआ है, ठीक है। तो इसके ज़्यादातर रोगी कहाँ मिलेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी चीज़ें अगर आप देखेंगे, स्कर्वी रोग किसके कारण से होता है? विटामिन सी की कमी से, सुखंडी या जिसे कहते हैं टिकेट्स लिखा है, रिकेट्स कर लीजिए, अभी मैंने बताया, डी की कमी से, रतौंधी ए की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय था दोस्तों राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले भारतीय हुए अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले। पहली महिला कौन हुई? पहली महिला हुई कल्पना चावला। नासा के सहयोग से अभी हाल ही में एक वहाँ की अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसने एक स्पेस मिशन अपना किया है कल्पना चावला जी के सम्मान में, इन्हीं के नाम से। ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सुनीता विलियम्स कौन थी? सुनीता विलियम्स दोस्तों ये सबसे सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा समय तक बिताने वाली लेडी बनी और ये वापस आ गई थी। ये अच्छी बात ये रही कि ये जिंदा वापस आई थी, जबकि कल्पना चावला जी जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी 3 फरवरी को, ठीक है, 3 फरवरी 2003 था शायद, ठीक है, मिला लीजिएगा डेट। तो तब ये वापस आ रही थी अंतरिक्ष से, और इनके साथ 7 लोग और थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, क्रैश हो गया था इनका प्लेन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, यूरी गागरिन का नाम याद रखिएगा, रूस के थे वो सबसे पहले व्यक्ति हुए विश्व के अंतरिक्ष में तैरने वाले। डीआरडीओ के परीक्षण पर दोस्तों मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, पूरी डिटेल वीडियो है, इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, ठीक है, जो भी मिसाइल टेस्टिंग हुई है अभी तक हाल ही में। अगला है मिल्की वे। क्या है मिल्की वे? यानी दुग्ध मेखला। ये दोस्तों आकाशगंगा है, गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है। मिल्की वे मंदाकिनी जो है जिसमें हमारा सौरमंडल रहता है, और हमारे सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब हमारे सौरमंडल में हैं, ठीक है। तो आकाशगंगा जो है, जो गैलेक्सी है, ये किस आकार में है ये भी पूछा जाता है, तो ये है सर्पिलाकार में, ये भी याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? तो भारत की राजधानी पहले थी दोस्तों कोलकाता, इसको दिल्ली लाया गया, ठीक है। कब लाया गया? देखिए, पहला दिल्ली दरबार का आयोजन तो लगा 12 दिसंबर 1911 को ही, लेकिन अगर बात करें ऑफिशियल तरीके से, दिल्ली पूरी ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक तौर से राजधानी कब बनकर तैयार हुई? तो 1912 में, ठीक है। तो अगर 1911 भी लगाते हैं तो आपको गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। 1912 में ऑफिशियल तरीके से हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1911 में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी थी, वो दिल्ली के दरबार में आए थे, ठीक है, तो उसी तौर पर मान लिया गया था। इससे पहले कोलकाता राजधानी थी, बाद में दिल्ली की गई स्थानांतरित करके, ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम पर कोलकाता थी। चलिए नेक्स्ट, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर थे दोस्तों एडा लवलेस, इन्होंने सबसे पहली प्रोग्रामिंग की थी और इनको दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामर का काम होता है प्रोग्राम लिखना। प्रोग्राम क्या होता है? कोई स्पेसिफिक टास्क अगर कराना हो तो वो कैसे उसकी भाषा कंप्यूटर समझेगा, इस पर कोडिंग की जाती है, उसी कोडिंग को कहा जाता है प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो एडा लवलेस पहले प्रोग्रामर हुए। टिम बर्नर्स-ली का नाम आपको दिख रहा है, इन्होंने WWW की खोज की थी, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। क्लियर दोस्तों? अब ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आप लोग बताइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? कब से इसकी शुरुआत हुई? किस क्षेत्र में दिया जाता है?
लास्ट बार अभी तक किसको दिया गया, ठीक है, पहला पुरस्कार किसको दिया गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी सीरीज़ में बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आज बतानी है कमेंट करके, ठीक है। तो ये तो थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस डेली जी के टेस्ट से। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। वीडियो को दोस्तों रेगुलर देखा करो, बाकी के पार्ट अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लो। कैसी लगी है हमें बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले पार्ट में इसके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।